देवुड़ बंधु। ये फिल्म आई थी 2015 में। दिस इज द फर्स्ट फिल्म विच आई सॉ इन थिएटर एंड बाय द वे दिस इज वन ऑफ द रीजन आई चूज दिस फिल्म फॉर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। इस फिल्म की कहानी आधारित है विज्ञान और अध्यात्म पर, यानी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है पुणे से, इसरो के एक प्रोजेक्ट ब्लू आई सैटेलाइट के साथ, जिससे इंडियन कोस्ट लाइन सेफ रहेगी बाहरी दुश्मनों से। ये इंडिया का एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इस काम के लिए इसरो बुलाती है फ्रीक्वेंसी सेटर राघव शास्त्री को, जो स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए यूएसए से आता है अपने फैमिली के साथ। इसका कैरेक्टराइजेशन कुछ ऐसा बताया है कि ये इंडियन ओरिजिन का है। सो बेसिकली ही इज एथिस्ट, इगोइस्टिक, नॉट मच इंडियन लवर। हमें बताया जाता है कि वो अनाथ है। सो सम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसका रहने का इंतज़ाम किया गया है पुणे के एक सोसाइटी में। वो भी सोचता है कि सोसाइटी सेफ कैसे। तो सोसाइटी में स्वामी महाराज का एक मंदिर भी है। जैसे ही सोसाइटी में एंटर होता है, मंदिर से कुछ लोग राघव को प्रसाद देने आते हैं। वो पूछता है कि 33 कोटि देवता में से किस देवता का ये प्रसाद है। तो जैसे ही लोग बोलते कि स्वामी महाराज का ये प्रसाद है, तो वो प्रसाद को हाथ से नीचे फेंक देता है। तो स्पेशली ही इज़ एथिस्ट, बट उसका आक्रोश स्वामी महाराज की तरफ ज़्यादा होता है। उसको घर पे काम करते वक्त मंदिर में होने वाली आरती की आवाज़ से भी दिक्कत होती है, बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसके पास कोई चारा नहीं होता और उसको इस सोसाइटी में रहना पड़ता है। तो एक दिन ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को ये खबर मिलती है कि राघव कुछ लोगों के निशाने पर है। तो इस बात का राघव को पता चलते ही वो ये तय करता है कि जल्द से जल्द काम खत्म करके इंडिया से वापस चला जाए। 2 दिन बाद उस मंदिर में रात को उत्सव रहता है और राघव लगभग अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुका होता है और सोचता है कि कल वापस चला जाएगा USA। सो प्रोजेक्ट लॉक करने से पहले मंदिर से भजन की जोर से आवाज़ आने लगती है। वो गुस्से में नीचे चला जाता है और लोगों पर चिल्लाने लगता है, ऐसा क्या रखा है स्वामी में जो इन्हें पूछते हो। ये सुनकर वो लोग भी गुस्सा हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पैरेलली घर में बच्ची अकेली होती है। तो लैपटॉप्स पर कुछ बटन दबा के प्रोजेक्ट का एक पासवर्ड सेट कर देती है, बेसिकली प्रोजेक्ट लॉक कर देती है। तो नीचे दिखाया जाता है कि राघव की सोसाइटी के लोगों के साथ थोड़ी हाथापाई भी हो जाती है। वो हाथापाई होने के बाद राघव उधर से ही डॉक्टर व्यास, जो कि प्रोजेक्ट हेड होते हैं उनके, वो फ़ोन करके बोलता है कि प्रोजेक्ट रेडी है, कल मीटिंग रखता है, कल की फ्लाइट्स टिकट रेडी रखे। और उसके बाद कहता है कि सोसाइटी में जो ये मंदिर है वो अभी के अभी बंद हो जाना चाहिए। डॉक्टर व्यास मजबूर होकर PM ऑफिस फ़ोन कर उसी वक्त मंदिर बंद करने का ऑर्डर दे देते हैं। राघव मंदिर बंद करके बहुत खुश हो जाता है और वो घर की तरफ जब जाने लगता है, जैसे वो घर की तरफ कदम बढ़ाता है तो लिफ्ट में उसे दर्शन होते हैं साक्षात स्वामी महाराज के। वो उससे पूछते कि मंदिर क्यों बंद किया, अब जहाँ जहाँ तू वहाँ वहाँ मैं। फिर वो उनसे कहता है कि मुझे पता है ये मेरा भ्रम है और अगर आप सच में भी आए हो तो ये दामोदर शास्त्री का नहीं, ये राघव शास्त्री का घर है। दामोदर शास्त्री राघव के पापा होते, जो कि उसके बचपन में ही गुजर गए थे। इससे हमें यह पता चलता है कि उसका कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ पास्ट ट्रॉमा रह चुका है। इसके बाद हर जगह जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ उसे स्वामी महाराज दिखाई देते हैं, लेकिन सिर्फ उसे, बाकी किसी को नहीं। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ आपको बंद करके हमेशा के लिए। उतने में बच्ची की आवाज़ आती है उसके प्रोजेक्ट रूम से। उतने में उसके ध्यान में आता है कि जो प्रोजेक्ट का पासवर्ड वो रखने वाला था, सेट करने वाला था, वो ऑलरेडी उसकी बच्ची सेट कर चुकी है। मतलब कुछ भी बटन दबा के और वो प्रोजेक्ट लॉक हो गया है। वो जब ट्राई करता है तो दिखता है कि 2 ही अटेम्प्ट्स है उसके पास। अगर नहीं अनलॉक हुआ तो हमेशा के लिए प्रोजेक्ट लॉक हो जाएगा। फिर अगली सुबह उस मंदिर के सामने लोग जमा होते हैं, क्योंकि सब लोगों को नहीं पता होता अचानक मंदिर को क्यों बंद कर दिया गया है। सो उन लोगों में से एक औरत को जब पता चलता है कि एक आदमी ने मंदिर को बंद कर दिया है, उस आदमी के घर का पता वो पूछती, यानी कि राघव के घर का पता। क्योंकि वो औरत स्वामी भक्त थी, तो राघव तो मीटिंग के लिए निकल चुका होता है। उस मीटिंग में वो सबसे सच सच कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ, पर उनको उस पर विश्वास नहीं होता। उसके ऑफिस के लोग उस पर शक करने लगते और कहते कि कहीं पाकिस्तान या किसी और ने तो ज़्यादा पैसे नहीं दे दिए तुम्हें। सो डॉक्टर व्यास, जो कि प्रोजेक्ट हेड होते हैं, उससे कहते कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी एक्सक्यूज वो नहीं दे सकते और अब कहीं भाग भी नहीं सकते। डॉक्टर व्यास ने सबको बोल दिया होता है कि 1 हफ्ते बाद प्रेजेंटेशन है। राघव कहता है कि जब तक उस पर लगा हुआ इल्ज़ाम वो मिटा नहीं देता तब तक वो देश छोड़ेगा नहीं। उसको उसमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि उसका एक दोस्त है जो पासवर्ड क्रैक कर सकता है, बट फिलहाल उसका कांटेक्ट मिलना मुश्किल है। सो उस दिन ये सुनकर वो घर की तरफ निकल पड़ता है। तो वो जो औरत थी वो राघव का इंतज़ार करती हुई उसके घर पर पाई जाती है। वो जब राघव को देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो राघव की माँ होती है।
एक्चुअली उनके कुछ मन मुटाव रहता है, तो उसने सबको ये बताया होता कि वो अनाथ है। फिर उसकी माँ राघव की वाइफ को बताती है कि वो 10वीं में था जब उसके पापा चल बसे। उनकी मृत्यु को उसकी माँ जिम्मेदार है, यह समझकर वो पढ़ाई के लिए बाहर गया और आज 15 साल बाद देख रही हूँ। फिर उसकी वाइफ पूछती है कि उसके पापा की मृत्यु कैसे हुई। उतने में राघव पीछे से बोलता कि खून हुआ था मेरे पिताजी का, ये औरत और उस आदमी ने मिलकर किया था उसका फोन। उतने में उसको उस साइडनिस का फ़ोन आता है जो कहता है कि उसका दोस्त सत्यजीत का पता मिल गया है जो कि पासवर्ड क्रैक कर सकता है। वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। राघव के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो सत्यजीत से मिलने का तय करता है और इवेंचुअली उसकी माँ के प्रति गुस्सा भी शांत हो जाता है। तभी वो सभी को लेकर सुबह निकल पड़ता है श्रीहरिकोटा। कुछ दूर पहुँचते ही रात को उसकी गाड़ी रास्ते में ही बंद पड़ जाती है। पास में ही वो गैराज में लेकर जाता है तो गैरेज वाला उससे कहता है कि 2 दिन लगेंगे। उससे राघव कहता है कि उसका पहुंचना अर्जेंट है, कुछ भी करो। तो गैराज वाला कहता है कि मेरा नाम वल्लभ है, मैं पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मेरी माँ नहीं हो, ऐसा वो राघव को कहता है। तो ये सुनकर राघव की माँ कहती है कि हो सके तो मुझे अपनी माँ समझो, पर हमारा पहुँचना अर्जेंट है तो कुछ करो। तो गैरेज वाला कहता है कि एक ऑप्शन है, उसके पास एक एम्बुलेंस पड़ी रहती है जो ठीक करने के लिए आई होती है। वो कहता है कि अर्जेंट है तो इसे लेकर आप जा सकते हैं। फिर वो एम्बुलेंस को लेकर निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ होता है, तो इनके पास एम्बुलेंस होने के कारण रास्ते पर लोग इन्हें रोकते हैं ये सोचकर कि ये नॉर्मल एम्बुलेंस है और उनसे मदद मांगते हैं। राघव मदद के लिए मना कर देता है। फिर उसकी वाइफ के समझाने पर स्वामी महाराज उसे कहते हैं कि उस सत्यजीत से ज़्यादा ये औरत ज़्यादा मदद कर सकती है तुम्हें। तो राघव मदद के लिए राज़ी हो जाता है। उस आदमी को फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो औरत राघव की वाइफ को मदद करने के बदले सोने की चेन दे देती है। फिर सुबह पहुँचते पहुँचते राघव को पता चलता है कि डॉक्टर सत्यजीत कुछ काम की वजह से पिठापुर के एक मंदिर में उन्हें बुला लेते हैं। फिर उनसे मिलके वो बताते हैं कि पासवर्ड कोई भी क्रैक नहीं कर सकता, पर उन्हें ये पता चला है कि उस पासवर्ड में 5 अल्फ़ाबेट्स यानी कि 5 अल्फ़ाबेट, 2 न्यूमेरिकल्स और एक सिंबल है। फिर पासवर्ड तो इवेंचुअली क्रैक नहीं हो पाता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लेकर वो निकल पड़ते हैं पुणे की ओर। और जब जाते जाते वो गैरेज में जाते हैं गाड़ी पिक करने, तो वल्लभ जो कि गैरेज वाला था उसने उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें वो कहता है कि उसे अर्जेंट कुरोपुर जाना पड़ा उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने के कारण, तो वही आकर गाड़ी लेने के लिए वो उनसे कहता है। फिर रास्ते में जाते जाते राघव को ये रियलाइज़ होता है कि एक कोइंसिडेंस के बारे में रियलाइज़ होता है कि ये तो एक परिक्रमा हो रही है। पहले श्रीहरिकोटा, उसके बाद पिठापुर और अब कुरोपुर, ये सब बेसिकली देवस्थान होते हैं, पर उसे गाड़ी लेना तो जाना ही। तो कुरोपुर में पहुंचने के बाद वल्लभ के पास जाने के लिए उनको नदी पार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो नदी पार करने के लिए उनको एक बोट में बैठना पड़ता है। सो एज़ यूजुअली उसको स्वामी महाराज हर तरफ दिखाई देते हैं। तो स्वामी महाराज पैर हिलाते हैं, तो उसकी आवाज़ से इरिटेट होकर पैर हिलाने को मना करता है। फिर स्वामी महाराज उससे कहते हैं कि चलो इसी बहाने तो तुम्हारी नज़र मेरे पैरों की तरफ गई, ध्यान से देखो, तुम्हारे संकट ज़रूर कम होंगे। फिर थोड़ी देर बाद वो गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं पुणे की ओर। हमें साइड बाय साइड उन टेररिस्ट की भी स्टोरी दिखाई जाती है जिनके निशाने पर राघव था, क्योंकि राघव इंडियन कोस्ट लाइन सेफ्टी के लिए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। टेररिस्ट इस बार पूरी तैयारी के साथ डिलीवरी बॉय के गेटअप में राघव को मारने के लिए प्लान बनाता है। फिर पुणे की ओर बढ़ते बढ़ते राघव की माँ को बोल कि शायद ये उसका वहम है। थोड़ी देर बाद फिर उन्हें वो बोर्ड नजर आता है। फिर वो तय करते कि रुक गए थे। फिर वो रास्ते के किनारे बैठे एक बाबा से रास्ता पूछने पर वो बताते हैं कि तुम्हें चकवा लगा है। चकवा यानी रास्ते का एक लूप, एक मेज की तरह। तो वो इस लूप से निकलने का रास्ता बताते हैं, तो वो हाथ पर नोट कर लेता है वो रास्ता। फिर उसके बाद राघव की माँ जिद करती है कि उसे गंगापुर के दर्शन करने हैं और हम कब आएंगे यहाँ इतनी दूर। सो इवेंचुअली राघव भी मान जाता है। फिर गंगापुर पहुँचने के बाद दर्शन वगैरह करने के बाद राघव की वाइफ जब पारायण पढ़ने की इच्छा व्यक्त कर, पर वो पारायण पढ़ नहीं सकती क्योंकि वो भी बचपन से यूएसए में बड़ी हुई है, तो उधर ही रहने के कारण मराठी सिर्फ वो बोल सकती है, पढ़ नहीं सकती। फिर उनकी बातें सुन और कहता है कि मैं भी मराठी नहीं पढ़ सकता, पर गुरु चरित्र का ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी है तो वो पढ़ सकती है। वो आदमी कहता है कि मेरे बाजू में सीट नंबर 11 पर एक जगह खाली है, वहाँ बैठ जाओ पढ़ने के लिए। फिर पढ़ने के बाद दर्शन वगैरह लेके सब रात को निकल पड़ते हैं पुणे के लिए। फिर जब सुबह राघव की आँख खुलती है तो उसे समझ आता है कि गाड़ी एक पेड़ के नीचे पार्क है
सो उधर एक आदमी आकर वो आदमी पार्किंग की रिसीट काट देता है और राघव पार्किंग की रिसीट लेते वक्त उस आदमी से पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो वो आदमी बताता है कि आप सोलापुर के अक्कलकोट में। तो उसे समझ नहीं आता कि वो अचानक ऐसे सोलापुर में अक्कलकोट में कैसे पहुंच गया, जो कि स्वामी महाराज का मूल देवस्थान होता है। पहले तो उसको लगा था कि ये सब देवस्थान की परिक्रमा एक कोइंसिडेंस है, पर अब अक्कलकोट आके उसको डाउट होने लगता है कि शायद उसे जो स्वामी महाराज दिखते हैं वो सिर्फ उसका वहम नहीं है। ये सब जानकर वो पूरी तरह चिढ़ जाता है और अपनी माँ को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि ये सब में भी उसकी माँ का ही हाथ है। वो गुस्से में कहने लगता है कि जिस भगवान से वो जीवन भर भागता फिरा, उसी के पास आज लाके उसको खड़ा करा दिया गया है। गुस्से में वो बहुत कुछ बड़बड़ाता है और कहता है कि इसी आदमी ने मेरे पापा की जान ली थी, और स्वामी महाराज को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो ये सब सुनकर उसकी माँ भरी महफिल में उसको एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है जो कुछ एलिगेशन या आरोप लगाना है वो मुझ पर लगा, न कि स्वामी महाराज पर। उसकी माँ आगे कहती है कि तुम्हें जानना है तुम्हारे पापा की मृत्यु कैसे हुई, तो आओ मेरे साथ। फिर वो उसको अंदर ले जाती है। उनकी बातें सुनकर आगे की कहानी मंदिर के पुजारी बताने लगते हैं दामोदर शास्त्री के बारे में। दामोदर शास्त्री जो कि राघव के पापा होते हैं। तो मंदिर के पुजारी कहते कि दामोदर शास्त्री के बारे में मैं क्या बताऊँ, उनके जैसा स्वामी भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। वो दिन ना तेरी माँ के लिए अच्छा था, न तुम्हारे लिए और न खुद स्वामी महाराज के लिए। वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। हजारों स्वामी भक्त उस दिन अक्कलकोट में उपस्थित थे। सामने वाली दीवार से लगकर लोग खाने बैठे थे और दीवार के उस पार लगे बिजली के खंभे पर एक स्फोट हुआ। वो बिजली का खंभा बैठे हुए लोगों के ऊपर गिरने से पहले दामोदर शास्त्री ने अकेले बाजू किया और बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन वो खुद नहीं बच सके। ये कहानी सुनकर उस रात वो फाइनली घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद राघव तय करता है कि वो मंदिर खोल देगा, और वो खोल देता है। जब तक वो मंदिर खोलने गए होते हैं उसकी बच्ची सोई होती है, तो वो उसको गाड़ी में ही छोड़कर मंदिर में जाते हैं, ये सोचकर कि घर जाते वक्त उसकी बच्ची को वो लेके जाएंगे। लेकिन तभी वो टेररिस्ट जो कि डिलीवरी बॉयज़ के गड्ढे में थे, वो उस गाड़ी में लैपटॉप और बच्ची को देखकर गाड़ी के नीचे बॉम्ब रख देते। मंदिर खोलने के बाद वो स्वामी महाराज से कहता है कि अब खोल दिया है तुम्हारा मंदिर, अब मुझे दिखना बंद हो जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं लोगों के पीछे नहीं लगता, उनके पीछे खड़ा रहता हूँ। फिर राघव कहता है कि उस दिन मेरे पिताजी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए। स्वामी महाराज कहते हैं कि जन्म मृत्यु के खेल में इंटरफेयर करने का अधिकार उन्हें भी नहीं है। फिर थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन चलती है। इस कॉन्वर्सेशन के बीच राघव इंडिया को भी क्रिटिसाइज करता है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ जो इतना भक्ति में खो जाते। फिर उससे स्वामी महाराज कहते हैं कि ज़्यादा इंडिया इंडिया मत करो, इसी इंडिया की तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कॉन्वर्सेशन चलते वक्त गाड़ी के नीचे रखा बॉम्ब फट जाता है। बहुत तेज़ आवाज़ के बाद वो दौड़ के जब अपनी गाड़ी की ओर जाता है तो अपनी गाड़ी को जलती हालत में देखकर रोने लगता है, ये सोचकर कि उसकी बेटी भी गाड़ी के अंदर थी। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी सोसाइटी के बाहर जो एक दिमागी रूप से कमज़ोर आदमी बैठा था, उसने उस लड़की और लैपटॉप को निकाल के रखा था। बट वो आदमी पागल नहीं था, वो राघव की सुरक्षा के लिए पुलिस बैठा रहता था निगरानी के लिए। न कि सिर्फ ये आदमी बल्कि मंदिर के और सेवा करने वाले भी पुलिस निकलते हैं। एज राघव इसरो के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और आतंकवादियों की भी नज़र में, तो इसलिए ये सोसाइटी राघव को दी गई थी ताकि मंदिर के बहाने पुलिस, पुजारी, सेवकरी इन सब भेष में राघव पर नजर रख सके। ये सब होने के बाद राघव अपने परिवार को लेकर सोसाइटी से दूर भागने लगता है, क्योंकि वो आतंकवादी सोसाइटी में कहीं छुपे थे। भागते वक्त राघव को सोसाइटी में रहने वाले एक आदमी की गाड़ी दिखती है। वो उसे रोककर कहता है कि आप जहाँ जा रहे हो मेरी फैमिली को भी वही लेकर चलो। एक्चुअली उस आदमी ने नई गाड़ी ली थी, तो वो और उसकी बीवी नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जा रहे थे दर्शन के लिए, जो कि एक और देवस्थान है। फिर अगली सुबह जैसे उन टेररिस्ट को खबर मिलती है, वो भी पहुंच जाते हैं त्र्यंबकेश्वर नासिक। वहाँ राघव उतरने के बाद कुछ दूर चलकर राघव की नज़र पड़ती है कि एक आदमी जहाँ फल बेच रहा होता है उसकी शक्ल हूबहू मिलती है डॉक्टर सत्यजीत के साथ। वो जब उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है तो वो समझता है कि ये अलग आदमी है, डॉक्टर सत्यजीत नहीं है। वो जब डॉक्टर सत्यजीत को फ़ोन लगाता है तो ये बात पता चलती कि डॉक्टर सत्यजीत का तो उसी रात उससे मिलने के बाद एक्सीडेंट हुआ था। आगे चलकर उसकी वहाँ पर उसी आदमी से मुलाकात होती है जिसने पार्किंग की रिसीट दी थी। फिर झाड़ू लगाती है, एक औरत का भी चेहरा उस गोल्ड चेन देने वाली औरत से मिलता है। फिर एक और आदमी का भी चेहरा वल्लभ यानी कि उस गैरेज वाले से भी मिलता है। फिर वो रास्ता बताने वाले बाबा, वो इंग्लिश गुरु चरित्र पढ़ने वाला आदमी, वो ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो बोट वाले आदमी जैसे चेहरे वाले को भी देखता है और उससे पूछता है कि मैं आपको कहीं देखा है। वो कहते कि हम सब स्वामी भक्त हैं, हम सबके चेहरे एक जैसे हैं। राघव इस बात को कुछ समझता नहीं और आगे बढ़ने लगता है।
उसके मन में काफ़ी सवाल है, अपने प्रोजेक्ट को अनलॉक करने की चिंता। फिर वो उन सब लोगों को लिंक करने लगता है। इन सब में वो अंदर जाता है और सीधा स्वामी महाराज के कदमों में बैठ जाता है। कदमों में बैठकर सब लिंक्स लगाने की कोशिश करता है, जो आदमी उसको डबल दिखे थे, जो लोग उसे मिले उस जर्नी में, और जो लोगों की शक्ल उसे मिलती नजर आई। इसके आधार पर, जैसा कि सत्यजीत ने बोला था कि पासवर्ड 5 अल्फ़ाबेट्स, 1 सिंबल और 2 नंबर्स का है, तो वो इन सब को ध्यान में रखकर आंखें बंद करके सोचने लगता है। और उसे अचानक याद आता है कि वो पल जब उसे स्वामी महाराज के पैरों की आवाज़ से इरिटेशन हो रही थी, तो उसे नज़र आता है एन, तो वो नोट कर लेता है। फिर याद करता है कि जब उसे गैरेज वाले ने एम्बुलेंस की चाबी दी थी तो उसके किचन में आई लगा था। फिर बहुत सोचने के बाद उसे वो बाबा का चकवा मेज यानी कि @ सिंबल नोट कर लेता है। फिर वो पार्किंग की रिसिप्ट जिसके ऊपर ए और गोल्ड चेन देने वाली औरत जिसकी चेन में डी लगा था वो नोट कर लेता है। और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन गुरु चरित्र वाले आदमी ने दिया हुआ सीट नंबर 11 भी नोट कर लेता है। और जब उसे स्वामी महाराज ने ये कहा हुआ याद आता है कि इंडिया को क्रिटिसाइज मत करो, यही इंडिया तुम्हें काम आने वाला है, तो वो इन सब अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके लिखता है इंडिया @11। और जब वो ये लैपटॉप में डाल के अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है तो फाइनली वो अनलॉक हो जाता है। पर तभी वो आतंकवादी, जो कि तभी वही उपस्थित थे, उसे ढूंढ लेते और पीछे से गोली चला देते हैं। राघव को पहले लगा कि गोली उसी को लगी है, फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो गोली स्वामी महाराज ने अपने ऊपर ले ली होती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और वो गोली अपने ऊपर लेकर राघव को बचाकर बाहर की तरफ जाने लगता है। उतने में वो आतंकवादी भी पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। स्वामी महाराज को बाहर जाता देख राघव लैपटॉप छोड़ उनकी तरफ दौड़ने लगता है और जाकर उनसे कहता है कि इंडिया @11। इसके लिए इतना घुमाया, वो भी परिक्रमा करके सब देवस्थानों की। वो आगे कहता है कि एक बार आपको पीछे मुड़कर देखना होगा, क्योंकि मैं राघव दामोदर शास्त्री स्वीकार करता हूँ आपके अस्तित्व का। इतना तो बताइए कौन है आप। फिर स्वामी महाराज पलट कर बताते हैं कि कौन हूँ मैं तुम्हारे विज्ञान के अंधकार में आशा की एक किरण हूँ। अगर तेरा साइंस ये जग कैसे निर्माण हुआ वो बताता है, तो मेरा अध्यात्म ये जग क्यों निर्माण हुआ ये बताता। इफ साइंस इज अ व्हीकल देन स्पिरिचुअलिटी ड्राइव्स इट। एक्चुअली ये जो लास्ट के डायलॉग्स, इसका इम्पैक्ट मराठी में ज़्यादा है, सो ट्रांसलेशन में इतना ठीक से ये बैठ नहीं पाएगा। फिर कहानी में आगे उतने में सब लोग बाहर आ जाते हैं और फिर स्वामी महाराज सबसे कहते हैं कि भिऊ नका, मी तुमच्या पाठीशी आहे। इंसानों को संभालो, एक दूसरे से अच्छे रहो, क्योंकि भगवान आखिर इंसान में ही बसते हैं। सो इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म के गाने, डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, इसका मजा तभी आएगा जब आप ये फिल्म देखेंगे। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट किस फिल्म की स्टोरी बताओ या पैरोडी बनाओ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई लेट मी नो कि इस चैनल का पहला वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। श्री स्वामी समर्थ।